पति हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा एक अनजान अकाउंट में भेजते थे। पूछने पर कहते थे कि पुराना कर्ज है, धीरे धीरे चुका रहा हूँ। मैंने जब उस अकाउंट की जानकारी निकलवाई तो पता चला कि वो एक ऐसी औरत का है जो 5 साल पहले एक हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसी औरत का मुझे जेल से खत मिला। उसने लिखा, तुम्हारा पति कोई कर्ज नहीं चुका रहा, वो मेरी चुप्पी की कीमत दे रहा है, क्योंकि जिस हत्या में मैं जेल में हूँ उसका सच कुछ और है। खत यही अधूरा था, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन खिसकाने के लिए इतना ही काफी था। रात का तीसरा पहर था। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे कोई दबा हुआ गुस्सा फट पड़ना चाहता हो। वही तूफान मेरे अंदर भी चल रहा था। मेरे बराबर में लेटा मेरा पति मोहित गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ना हो। लेकिन मेरे मन में शक की जो छोटी सी चिंगारी जली थी, वो अब भड़कती आग बन चुकी थी और मेरे पूरे अस्तित्व को जलाने पर उतारू थी। ये शक बेवजह नहीं था। पिछले 6 महीनों से हमारे घर की आर्थिक हालत अचानक बिगड़ने लगी थी और मोहित का व्यवहार भी बदल गया था। जो मोहित पहले मुझसे हर छोटी बड़ी बात साझा करता था, अब फोन हमेशा उल्टा करके साइड टेबल पर रखता था। उसने अपने फोन का पासवर्ड भी बदल दिया था। उसके इस बदले हुए व्यवहार ने मेरे मन में तरह तरह के डर और सवाल पैदा कर दिए थे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है? हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में हमने बहुत कठिन समय देखा था, खासकर जब मैं लंबी बीमारी से जूझ रही थी। तब मोहित ने दिन रात मेरी सेवा की थी। उसने अपने आराम, अपने काम, यहाँ तक कि अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की थी। लेकिन अब वही इंसान मुझे किसी अनजाने डर में घिरा हुआ लगने लगा था। आज की रात वैसे भी भारी थी, क्योंकि महीने की पहली तारीख थी। पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया था कि हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा मन और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। मैं इन्हीं विचारों में उलझी करवट बदल रही थी कि मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे मोहित के फ़ोन पर पड़ी। अचानक उसके स्क्रीन एक पल के लिए चमका और हल्की सी वाइब्रेशन हुई। उस खामोश कमरे में वो छोटी सी आवाज़ भी किसी धमाके जैसी लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन संदेश भेज सकता है? क्या मुझे ये देखना चाहिए? मेरा ज़मीर कह रहा था कि किसी की निजी चीज में झांकना गलत है। पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा डर मुझे उकसा रहा था कि अगर आज सच नहीं जाना तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगी। इसी उधेड़बुन में जाने कब मेरा हाथ खुद ब खुद फ़ोन की ओर बढ़ गया। कांपते हाथों से मैंने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर बैंक का मैसेज खुला हुआ था। उसमें लिखा था कि 50,000 की रकम ट्रांसफ़र हो चुकी है और प्राप्तकर्ता का नाम सरला है। ये वही नाम था जो उस जेल में बंद औरत के खत में लिखा था। मेरा सिर घूमने लगा। तो क्या सच में मोहित किसी ऐसे राज में फंसा है जिसकी कीमत वो हर महीने चुका रहा है? क्या उस हत्या का सच हमारे घर की दहलीज तक पहुंच चुका है? बाहर गरजते बादलों के बीच मुझे लगा जैसे मेरी शादी की नींव भी हिलने लगी है और अब मुझे हर हाल में उस सच का सामना करना होगा, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो। ये नाम पढ़ते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई छोटी रकम नहीं थी, बल्कि मोहित की तनख्वाह का ठीक आधा हिस्सा था। और ये पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कई महीनों से हर महीने की पहली तारीख को उसकी सैलरी का आधा हिस्सा ऐसे ही गायब हो जाता था। जब भी मैं पूछती, वो नजरें चुराकर वही पुरानी बात दोहरा देता कि शादी से पहले उसके कारोबार में जो नुकसान हुआ था, उसी का कर्ज अब तक चुका रहा है। लेकिन अब मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि कैसा कर्ज है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? और ये सरला जी कौन है? ये नाम ना तो हमारे रिश्तेदारों में था, ना मोहित के दोस्तों में, और ना ही किसी कारोबारी लेन देन में मैंने कभी सुना था। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों बुरे ख्याल आने लगे। कहीं मोहित ने मुझसे छुपाकर कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और औरत तो नहीं आ गई जिसके खर्चे वो मुझसे छिपाकर उठा रहा है। ये सोचकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। मैंने जल्दी से फोन वापस उसी जगह पर रख दिया, जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। लेकिन अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। मैं सारी रात
छत को घूरती रही, हर आवाज़ पर चौंक जाती और मन में बस एक ही बात घूमती रही कि आखिर सच्चाई क्या है। सुबह होते-होते मैंने ठान लिया कि आज इस बात का फैसला करके रहूँगी। सुबह जब मैं रसोई से बाहर आई, तो मोहित रोज की तरह नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही बनावटी सुकून था, जैसे जिंदगी में कोई परेशानी ही ना हो। मैंने उसके सामने चाय का कप रखा तो मेरे हाथ हल्के-हल्के कांप रहे थे। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने धीरे से कहा कि घर का राशन लगभग खत्म हो चुका है और बिजली का बिल भी भरना है, तो पैसे कब तक मिलेंगे? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। उसने अखबार मोड़कर एक तरफ रखा और वही घिसा-पिटा जवाब दोहराया कि अंशिका, अभी हाथ थोड़ा तंग है। पुराने कर्ज की किस्त देनी थी, इसलिए इस महीने थोड़ा संभल कर खर्च करना पड़ेगा। उसके मुंह से ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। अब मैं उससे यूं ही बहस नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जब बात करूं तो ठोस सबूत के साथ करूं, ताकि वो मेरी आंखों में देखकर झूठ ना बोल सके और सच्चाई से भाग ना पाए। मोहित के दफ्तर जाने के बाद मैंने अलमारी से उसका पुराना छोटा कंप्यूटर यानी लैपटॉप निकाला। वो उसे बहुत कम इस्तेमाल करता था, लेकिन मुझे पता था कि उसका गूगल खाता उसके फ़ोन से जुड़ा हुआ है और शायद वहीं से मुझे कुछ सुराग मिल जाए। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने लैपटॉप चालू किया और किसी तरह उसके बैंक खाते की मासिक स्टेटमेंट निकाल ली। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। पिछले पूरे 5 सालों से हर महीने की पहली तारीख को नियमित रूप से सरला के नाम एक बड़ी रकम ट्रांसफर हो रही थी। ये कोई 1-2 बार की बात नहीं थी, बल्कि लगातार 5 साल से चल रहा था। लेकिन जो बात उससे ज़्यादा डराने वाली थी, वो उस बैंक खाते की शाखा का पता था। मैंने इंटरनेट पर उस शाखा का नाम खोजा तो पता चला कि वो खाता सेंट्रल जेल की शाखा से जुड़ा है और सरला वहीं कैद है। ये सच मेरे लिए किसी बम के धमाके जैसा था। मेरा सीधा-साधा शांत स्वभाव का पति एक जेल में बंद औरत को पैसे क्यों भेज रहा है? क्या उस औरत के पास मोहित का कोई ऐसा राज है जिसकी कीमत वो हर महीने वसूल कर रही है? या फिर मोहित खुद किसी अपराध में शामिल है? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे शरीर में खून का बहाव रुक गया हो। दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे खोजबीन शुरू की। मैंने इंटरनेट पर पुराने अखबारों की खबरें तलाश की। कुछ देर बाद मुझे सरला का नाम एक पुरानी खबर में मिला। 5 साल पहले शहर के एक बड़े उद्योगपति की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खबर में लिखा था कि उन्होंने अदालत में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। ये पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक हत्या की दोषी और मेरे पति के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या मोहित किसी तरह से उसे कानूनी मदद दे रहा है, या फिर मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है? मेरे मन में मोहित का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया, जो हमेशा शांति से बात करता था, जो छोटी सी बात पर भी घबरा जाता था, जो किसी घायल जानवर को देखकर भी दुखी हो जाता था। क्या वो चेहरा सिर्फ एक मुखौटा था? क्या मैं 5 साल से जिस आदमी के साथ रह रही हूँ, उसे असल में जानती ही नहीं थी? ये विचार मुझे भीतर से तोड़ने लगा। अगर वो सच में उस औरत को चुप रहने के पैसे दे रहा है, तो आखिर किस बात की चुप्पी? क्या सरला जी किसी ऐसे राज की गवाह हैं जो मेरे पति से जुड़ा है? क्या उस हत्या के पीछे कोई और सच्चाई है? मेरे मन में आया कि तुरंत मोहित को फोन करूं और चिल्लाकर पूछूं कि ये सब क्या है। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। अगर सच में कोई बड़ा राज है, तो शायद वो फोन पर कुछ भी कबूल नहीं करेगा। मुझे समझदारी से कदम उठाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल बन चुका था। लेकिन मैंने खुद को किसी तरह से संभाल लिया। अगर मैं अभी शोर मचा देती तो हो सकता है मोहित फिर कोई नई कहानी गढ़ देता और मैं हमेशा के लिए सच से दूर रह जाती। मुझे शांत रहकर सब समझना था। तभी मुझे शादी के शुरुआती दिन याद आए। उन दिनों मोहित अक्सर रात में अचानक घबराकर उठ बैठता था। उसका शरीर पसीने से भीगा होता था और सांस तेज चल रही होती थी। मैं समझती थी कि शायद काम का तनाव है या कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं उसे पानी पिलाकर फिर सुला देती थी। लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि वो बेचैनी किसी और वजह से थी। वो डर
किसी गहरे राज का था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब हर पुरानी बात का मतलब बदलता हुआ लग रहा था। मुझे वो दिन भी याद आया जब हम बाजार गए थे और अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई थी। मोहित का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मैंने हंसते हुए कहा था कि तुम ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई चोरी की हो, और उसने तुरंत मुझे चुप करा दिया था। उस समय उसकी आंखों में जो डर था वो मुझे अब साफ याद आ रहा था। तब वो छोटी सी बात लगी थी, लेकिन आज वही घटना किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा लग रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी इन्हीं ख्यालों में उलझी थी कि मुझे लगा मुझे सरला के बारे में और जानना होगा। मैंने इंटरनेट पर उस हत्या के मामले की और जानकारी खोजी। खबरों में लिखा था कि सरला उस बड़े सेठ के घर में काम करती थी और हत्या वाली रात वो घर में ही मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जेवर चुराने के इरादे से अपने मालिक को जहर दिया और फिर गला घोटकर मार डाला। लेकिन खबर में एक अजीब बात भी थी। चोरी का सामान कभी बरामद नहीं हुआ था और सरला ने अदालत में अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा था। उन्होंने बिना किसी दलील के सजा स्वीकार कर ली थी। ये बात मेरे मन में और ज्यादा सवाल खड़े कर रही थी। कोई इंसान इतनी बड़ी सजा इतनी आसानी से क्यों कबूल कर लेगा जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह ना हो? और वो वजह शायद पैसे थे। वही पैसे जो मेरा पति हर महीने उसे भेज रहा था। लेकिन फिर सवाल वही आकर अटक जाता था। आखिर क्यों? मोहित क्यों एक ऐसी औरत का खर्च उठा रहा है जिसे अदालत ने हत्यारा माना है? क्या उसका जमीर उसे कचोट रहा है, या वो किसी ऐसे डर में जी रहा है जिसका रिश्ता सीधे उस हत्या से जुड़ा है? जितना मैं सोचती उतना ही मामला उलझता जा रहा था और मुझे लगने लगा था कि मेरी शादी की नींव किसी ऐसे सच पर टिकी है जिसे जानने के बाद शायद मैं पहले जैसी नहीं रह पाऊंगी। मैं कमरे में बेचैनी से टहलने लगी। अपना ही घर मुझे अजनबी लगने लगा था। हर दीवार, हर सामान पर मुझे जैसे धोखे की परछाई दिख रही थी। मुझे वो समय याद आया जब मैं अस्पताल में भर्ती थी और मोहित ने मेरे इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। तब सब लोग कहते थे कि अंशिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। लेकिन आज मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि क्या वो पैसा सच में उसकी ईमानदार कमाई थी, या फिर उसके पीछे भी कोई सच्चाई छिपी थी। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। दिल कर रहा था कि कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन जाऊं तो कहाँ? मेरी दुनिया तो मोहित के इर्द गिर्द ही थी। अगर वही झूठा निकला तो मेरे जीवन का आधार ही टूट जाएगा। लेकिन अब सच जानना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं इस शक के साथ एक पल भी और नहीं जी सकती थी। मैंने ठान लिया कि अब मैं घर बैठकर आंसू नहीं बहाऊंगी। मुझे उस औरत तक पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि वो कौन है जिसकी वजह से मेरे घर का सारा सुकून खत्म हो गया है। मैं जानना चाहती थी कि एक सीधे साधे दिखने वाले आदमी और एक हत्या के मामले में सजा काट रही औरत के बीच आखिर कैसा रिश्ता हो सकता है। मैंने तुरंत इंटरनेट पर जेल का फ़ोन नंबर और मुलाकात की प्रक्रिया ढूंढनी शुरू कर दी। मेरा दिल डर से कांप रहा था। मैंने जिंदगी में कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाया था और अब मैं जेल जाने की सोच रही थी। लेकिन जब एक औरत अपने घर और रिश्ते को बचाने के लिए खड़ी होती है तो वो हर डर का सामना कर लेती है। मैंने मन ही मन तय किया कि अगर मोहित बेगुनाह है तो ये साफ होना चाहिए, और अगर वो दोषी है तो मुझे ये जानने का हक है कि मैं किस इंसान के साथ रह रही हूँ। दोपहर हो चुकी थी और मोहित के घर आने का समय करीब था। मैंने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और वापस अलमारी में रख दिया। फिर जाकर मुंह धोया और आईने में अपनी लाल आंखों को देखा। मैंने खुद से कहा कि जब तक मैं पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मोहित को यह एहसास नहीं होने दूंगी कि मुझे सब पता चल चुका है। अगर वो सतर्क हो गया तो शायद सारे सबूत मिटा दे, या फिर वो रास्ता ही बंद कर दे जिससे मैं सरला तक पहुंच सकती हूँ। शाम को जब मोहित घर आया तो वो रोज से ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। शायद इसलिए कि उसने आज फिर वो किस्त चुका दी थी और उसे लग रहा था कि अब 1 महीने तक सब ठीक रहेगा। वो मेरे लिए फूल भी लेकर आया था, वही फूल जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आज उन फूलों की खुशबू मुझे किसी जहर के जैसी लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए फूल मेरी ओर बढ़ाए और कहा, अंशिका, तुम सुबह नाराज थीं,
इसीलिए सोचा तुम्हें मना लूं। हालात जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसके मुंह से भरोसे का शब्द सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मेरा दिल चाहता था कि मैं जोर से चिल्लाऊं और पूछूं कि किस भरोसे की बात कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि अब खेल भरोसे का नहीं बल्कि सच का था। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने होठों पर मुस्कान लाई और फूल ले लिए। मन ही मन मैंने सोचा, मोहित, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा भरोसा कल रात ही टूट चुका है, और अब वो तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक मुझे पूरी सच्चाई पता न चल जाए। रात को खाने की मेज पर भी मैं चुप रही। मोहित सामान्य तरीके से बातें करता रहा। वो भविष्य की योजनाएं बना रहा था। कह रहा था कि अगली गर्मियों में हम पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, नया बड़ा घर लेंगे, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। मैं उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मैं सोच रही थी कि सच में हमारा कोई भविष्य है, या ये सब रेत का महल है जो एक सच्चाई की आंधी आते ही ढह जाएगा। रात गहरी हो गई और हम सोने के लिए लेट गए। मोहित कुछ ही देर में सो गया, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। सरला का ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं अपने मन में उसका चेहरा बनाने की कोशिश कर रही थी। वो कैसी होगी? क्या वो बहुत सुंदर है? क्या मोहित उसके जाल में फंस गया था? या फिर वो कोई सख्त और खतरनाक औरत है जिसने मोहित को किसी राज के दम पर बांध रखा है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, और मुझे पता था कि उनका जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, और वो जगह थी जेल। मैंने ठान लिया कि अगली सुबह ही किसी वकील से बात करूंगी और मुलाकात की इजाज़त लूंगी। सुबह मैंने मोहित को नाश्ता दिया। वो रोज की तरह दफ्तर चला गया, और उसके जाते ही मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैं शहर के एक जाने माने वकील के दफ्तर पहुंची और उससे कहा कि मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हूं और जेल में बंद महिलाओं की स्थिति पर जानकारी जुटाना चाहती हूं। वकील ने मुझे गौर से देखा और कहा कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए तो संभव है। उसने कुछ जरूरी कागज तैयार करवाए और बताया कि मुझे सरला जी का कैदी नंबर और बैरक नंबर पता करना होगा। मैंने ये जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। अगले 2 दिन मैंने सिर्फ इसी काम में लगा दिए। अलग अलग तारीखों से जानकारी जुटाने की कोशिश की, और आखिरकार मुझे पता चल गया कि सरला महिला बैरक नंबर 4 में बंद है। ये जानकर मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी लड़ाई का पहला चरण जीत लिया हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिस दिन मुझे जेल जाना था, उस दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गलत कदम उठा रही हूँ। लेकिन फिर मुझे मोहित का वो झूठ याद आ जाता जो वो हर महीने बोलता था, और वही याद मुझे हिम्मत दे देती थी कि अगर सच कड़वा भी हुआ तो कम से कम वो सच होगा। मैंने घर से निकलते समय मोहित से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और शायद शाम तक लौट आऊंगी। उसने बिना किसी शक के मुस्कुराकर हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि मैं किस अंधेरे सच का सामना करने जा रही हूँ। जेल तक का रास्ता लंबा और थकाने वाला था। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। जब मैं जेल के बाहर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर मेरे कदम जैसे जम गए। ऊंची ऊंची दीवारें, ऊपर कटीले तार, हर तरफ सख्त निगरानी और पुलिस वालों की कड़ी जांच, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया और डरावना था। अंदर जाने से पहले कई बार पहचान पत्र दिखाना पड़ा, तलाशी हुई, फिर मुझे इंतजार करने के लिए कहा गया। मैं वहां बैठी थी, लेकिन मेरे कानों में अपने ही दिल की धड़कन गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा नाम पुकारा गया तो लगा जैसे दिल गले तक आ गया हो। मैं एक सकरे गलियारे से होकर मुलाकात कक्ष तक पहुंची। वहां का नजारा अलग ही दुनिया जैसा था। हर तरफ लोग अपने कैद रिश्तेदारों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंसते हुए दिलासा दे रहा था। शोर, आंसू और बिछड़ने का दर्द सब एक साथ मौजूद था। मैं एक कोने में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मेरे हाथ में वो पर्ची थी जिस पर सरला का नाम और कैदी नंबर लिखा था। मैंने वो पर्ची सिपाही को दे दी थी। कुछ देर बाद सिपाही ने ऊंची आवाज में पुकारा, सरला से मिलने कौन आया है? मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से इशारा किया तो उसने मुझे एक छोटे से कैबिन की तरफ भेज दिया। वहां एक कांच की दीवार थी जिसके आर पार बैठकर मुलाकात करनी थी। मेरा दिल इतनी तेज से धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। मन में सवाल था, वो मुझे पहचानेगी या नहीं?
अगर उन्होंने बात करने से मना कर दिया तो? तभी अंदर का दरवाज़ा खुला और वो औरत अंदर आई। उसे देखते ही मैं हैरान रह गई। मैंने अपने मन में एक चालाक और खतरनाक हत्यारिन की छवि बनाई थी, लेकिन सामने जो औरत थी, वो बहुत कमज़ोर और टूटी हुई लग रही थी। उसके बालों में सफ़ेदी साफ दिख रही थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था और वो धीरे-धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम भारी हो। वो आकर कुर्सी पर बैठ गई और मेरी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। उसकी आँखों में गहरा दर्द था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। मैंने सामने रखा रिसीवर उठाया, उसने भी दूसरी तरफ से रिसीवर कान पर लगा लिया। हमारे बीच सिर्फ एक कांच की दीवार थी, लेकिन असल में उस कांच के पीछे कितने राज और कितने झूठ खड़े थे, ये सोचकर मेरी सांस अटक रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मैं मोहित की पत्नी हूँ। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह ऐसे कांपने लगी जैसे उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। उसके होंठ हिले, वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। साफ था कि उसे यहाँ मोहित की पत्नी को देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका ये हाव-भाव मेरे लिए काफ़ी था, ये समझने के लिए कि वो मोहित को अच्छी तरह से जानती है और उनके बीच कोई साधारण रिश्ता नहीं बल्कि बहुत गहरा और छिपा हुआ संबंध है। मैंने गहरी सांस लेकर अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, सरला, मैं जानती हूँ कि मेरा पति आपको हर महीने पैसे भेजता है। मुझे ये भी पता है कि आप एक हत्या के मामले में सजा काट रही हैं। मुझे बस सच जानना है, आखिर मामला क्या है? मेरा सीधा-साधा दिखने वाला पति एक जेल में बंद औरत को पैसे क्यों भेज रहा है? मेरे ये कहते ही सरला के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोहित की पत्नी यहाँ तक पहुँच जाएगी। वो भी इन ऊंची दीवारों और सख्त पहरे के पार। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। होंठ आपस में भिज गए जैसे अचानक किसी ने उन पर ताला लगा दिया हो। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप बैठी रही, जैसे शब्द उनका साथ छोड़ चुके हों। उनकी आंखों में जो डर था, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लग रहा था, उसमें जैसे मेरे लिए भी कोई चिंता छिपी थी। उन्होंने कांपते हाथों से माथे का पसीना पोंछा। कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। मैं कांच की दीवार के इस पार खड़ी उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रही थी। मेरा अपना दिल भी सीने में बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे कोई घायल पक्षी फड़फड़ा रहा हो। उनकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने और देर तक कुछ नहीं कहा, तो मैं यहीं गिर पड़ूंगी। आसपास मुलाकात कक्ष में लोगों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कोई रो रहा था, कोई समझा रहा था, लेकिन मेरे लिए वो सब शोर बेकार था। मेरी पूरी दुनिया उस बूढ़ी औरत के चेहरे तक सिमट गई थी, जो मेरे पति के किसी बड़े राज की गवाह लग रही थी। मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सख्त किया और कहा, सरला, चुप मत रहिए, मुझे सच जानना है। आखिर वो कौन-सी वजह है जो आपको मेरे पति से जोड़ती है? क्या आप उनकी दूसरी पत्नी हैं? या आपने उन्हें किसी राज के दम पर बांध रखा है? बोलिए। मेरी बात सुनकर उनके होंठ हिले लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उनकी आंखों में आंसू भरने लगे। उस पर मुझे यकीन हो गया कि ये रिश्ता कोई साधारण लेन-देन नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐसा सच छिपा है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वरना मैं यहाँ इतना हंगामा कर दूंगी कि पूरे जेल के अफसर और सिपाही यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरी ये धमकी सुनते ही सरला का शरीर हल्का सा कांप गया। उन्होंने घबराकर इधर-उधर देखा। पास ही सिपाही अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, लेकिन उनकी नज़रें हम पर नहीं थीं। फिर उन्होंने बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज़ में कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं मोहित की पत्नी नहीं हूँ और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उस जैसे बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा सकूं। मैं तो एक बदकिस्मत औरत हूँ, जिसकी किस्मत उसी के हाथों बर्बाद हुई है। तुम जिसे सीधा साधा और नेक समझती हो, वो मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। उनकी ये बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे आग लग गई। कोई भी औरत अपने पति के बारे में ऐसे शब्द कैसे सुन सकती है, खासकर उस पति के लिए जिसने उसे हमेशा सिर आंखों पर बिठाकर रखा हो। मैंने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रही हैं। मेरे पति एकदम साफ दिल के इंसान हैं। वो तो चींटी को भी नहीं मार सकते
वो आपके लिए सज़ा कैसे हो सकते हैं? ज़रूर आप ही उन्हें किसी बात से डरा रही हैं और उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही हैं। सरला ने मेरी आँखों में सीधा देखा। उनकी आँखों में जो चमक थी, वो गुस्से की नहीं थी, बल्कि अजीब-सी दया की थी, जैसे किसी बीमार को देखकर होती है, जिसे खुद अपनी बीमारी का पता ना हो। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, "बहू, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें मोहित का वही चेहरा दिखता है, जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। लेकिन हर इंसान के अंदर एक और चेहरा भी होता है। वो चेहरा जो सही वक़्त आने पर बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है तो बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। वो मुझे कोई एहसान नहीं दे रहा। वो तो बस एक कीमत चुका रहा है और ये कीमत पैसों की नहीं है, बल्कि मेरे सहने की है, मेरे चुप रहने की है, मेरी चुप्पी की कीमत है वो। तुम पूछती हो कि वो पैसे क्यों भेजता है? तो सुनो, वो पैसे इसलिए भेजता है ताकि मैं जिंदा रहूं और इस राज को अपने सीने में दबा कर रखूं। अगर ये राज बाहर आ गया तो तुम्हारी हँसती-खेलती दुनिया उजड़ जाएगी। उनकी बातों ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटियाँ बजा दी। ऐसा कौन-सा राज हो सकता है जो मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे? क्या मोहित ने कोई चोरी की थी? कोई बड़ा धोखा किया था? लेकिन 5 साल पहले तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक थी। हम सुकून से थे, खुश थे। फिर ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? मैंने उनसे विनती करते हुए कहा, "सरला, पहेलियाँ मत बुझाइए। साफ-साफ बताइए क्या हुआ था? आपने किसका खून किया है? और उसमें मेरे पति का क्या लेना-देना है?" मेरे सवाल पर सरला हल्का-सा हँसी, लेकिन उस हँसी में दर्द छिपा था। उन्होंने कहा, "खून?" ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, पर जब होता है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मैंने वो खून नहीं किया जिसकी सजा मैं काट रही हूँ। मैं तो बस बेगुनाह होकर सजा काट रही हूँ। मुझे आगे कर दिया गया ताकि असली दरिंदा बच सके। वो दरिंदा आज़ाद घूम रहा है और तुम उसके साथ एक ही छत के नीचे रहती हो। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या वो मोहित को दरिंदा कह रही थी? क्या वो इशारा कर रही थी कि खून मोहित ने किया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मोहित तो खून देखकर घबरा जाने वाले इंसान हैं। वो किसी की जान कैसे ले सकते हैं? मैंने तड़प कर कहा, आप बकवास कर रही हैं। आप झूठ बोल रही हैं ताकि मैं अपने पति से नफरत करने लगूं। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मुझे सबूत चाहिए। मुझे सच चाहिए। सरला ने घबराकर इधर-उधर देखा, जैसे डर हो कि कोई हमारी बात सुन ना ले। फिर वो शीशे के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में बोली, सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत तो तुम्हारे अपने घर में है। सबूत तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। बस तुमने कभी ध्यान से देखा ही नहीं। तुमने कभी मोहित की आंखों में छिपा वो डर नहीं देखा जो उसे रातों को जगाए रखता है। तुमने कभी उसके हाथों की हल्की सी कपकपी महसूस नहीं की जब वो किसी पुलिस वाले को देखता है। वो डरता है, बहुत डरता है। उसे डर है कि उसका अतीत कहीं उसके आज को ना निगल जाए और मैं उसी अतीत का जिंदा सबूत हूँ जिसे उसने इस जेल की दीवारों के पीछे बंद कर रखा है। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैंने गुनाह किया है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उसके गुनाह पर पर्दा डाला है और जो पैसे तुम्हें हर महीने खटकते हैं, वही उसकी खामोशी की कीमत है और मेरी बर्बादी की भी। ये उसी पर्दे की सिलाई है जो वो हर महीने करवाता है ताकि सच का पर्दा फट ना जाए। उनकी बातें मेरे दिल को चीरती जा रही थीं। मुझे एक-एक करके वो सारे पल याद आने लगे जब मोहित आधी रात को अचानक उठकर बैठ जाता था और घबराकर पानी पीता था। मुझे याद आया शादी के कुछ ही समय बाद जब मैं अस्पताल से घर लौटी थी, तो वो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता था। कोई दरवाज़ा खटखटाता तो वो बुरी तरह चौंक जाता था। तब मैं समझती थी कि वो मेरी तबीयत को लेकर परेशान है। लेकिन आज सरला की बातें उन सभी बातों को एक नया ही मतलब दे रही थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपने सज़ा क्यों कबूल की? अदालत में सच क्यों नहीं बोला? क्यों चुप रहीं? क्या आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी? सरला की आंखें भर आईं। उनकी आवाज़ भीग गई। उन्होंने कहा, ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती, लेकिन जब बात अपने बच्चों की हो तो माँ अपनी जान भी दे देती है। मैं मजबूर थी। मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, मेरे पति बीमार थे, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे।
तुम्हारे पति ने मेरी मजबूरी खरीद ली। उसने कहा था कि अगर मैं जेल चली जाऊँ तो वो मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा, उन्हें अच्छा इंसान बनाएगा। मैंने माँ होकर सौदा कर लिया। सोचा मैं तो वैसे भी तंगहाली में घुट रही हूँ, कम से कम मेरे बच्चों को बेहतर ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जेल की ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। मुझे क्या पता था कि अपने ही ज़मीर का बोझ इन दीवारों से ज़्यादा भारी होगा। मैं हर रोज़ मरती हूँ, हर रोज़, और तुम्हारा पति बाहर खुली हवा में घूम रहा है। अब मैं थक चुकी हूँ, इसलिए जब तुम्हारी मुलाकात की अर्ज़ी आई तो मैंने मना नहीं किया। मुझे लगा शायद अब न्याय हो जाए और तुम वही ज़रिया हो जिसके ज़रिए सच बाहर आएगा। मैं उनकी बातें सुनकर सुन्न थी। समझ नहीं पा रही थी कि उन पर भरोसा करूँ या नहीं, लेकिन उनके चेहरे का दर्द और आँखों की सच्चाई मुझे अंदर तक हिला रही थी। मैंने रोते हुए कहा, सरला, मुझे सच जानना है। आखिर कौन-सा गुनाह, क्या हुआ था? मैं इस अनजान डर में और नहीं जी सकती। अगर मोहित दोषी है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन मुझे अंधेरे में मत रखिए। सरला ने गहरी सांस ली, फिर अपनी जेल वाली कुर्ते की जेब में हाथ डाला। उन्होंने चुपके से इधर-उधर देखा कि कोई सिपाही हमारी तरफ ध्यान तो नहीं दे रहा। किस्मत से सिपाही आपस में बातों में लगे थे। उन्होंने अपनी मुड़ी मुट्ठी से एक मुड़ा-तड़ा कागज़ निकाला। लगता था जैसे उसे कई दिनों से सँभाल कर रखा गया हो। कागज़ की हालत बता रही थी कि उसे बार-बार खोला और बंद किया गया है। उन्होंने वह कागज़ शीशे के नीचे बनी छोटी-सी दरार के पास सरकाया, जहाँ से आवाज़ और कागज़ का लेन-देन हो सकता था। फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, बहू, मैं यहाँ सब कुछ खुलकर नहीं बता सकती। इन दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है और फिर तुम्हारे पति तक भी बात पहुँच जाएगी। लेकिन ये चिट्ठी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसमें वो सब लिखा है जो तुम जानना चाहती हो। उस काली रात की पूरी कहानी है इसमें, जब इंसानियत मर गई थी और एक सीधा-साधा दिखने वाला आदमी दरिंदा बन गया था। इसे अपने साथ ले जाओ और किसी ऐसी जगह पढ़ना जहाँ तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हारा पति आस-पास ना हो, क्योंकि इसमें जो सच लिखा है, वो तुम्हारे पैरों तले की ज़मीन खींच लेगा। मैंने काँपते हाथों से वो कागज़ अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही वो मेरी उँगलियों में आया, मुझे लगा जैसे मैंने कोई जलता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। मेरे हाथ बुरी तरह काँप रहे थे। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। अभी मैंने उस कागज़ को अपनी मुट्ठी में ठीक से दबाया भी नहीं था कि पीछे से भारी आवाज़ गूंजी, मुलाकात का समय खत्म हो गया है। यह आवाज़ मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। मैंने घबराकर पीछे पलटी। सिपाही खड़ा था और इशारा कर रहा था कि अब मुझे जाना होगा। मैंने एक बार फिर सरला की तरफ देखा। वह अब खड़ी हो चुकी थी। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने से उतारकर मेरे कंधों पर रख दिया हो। जाते-जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बहू, हिम्मत रखना। सच बहुत कड़वा होता है, कभी-कभी जानलेवा भी होता है। ये कहकर वो मुड़ी और लोहे के दरवाजे के पीछे गायब हो गईं। मैं वहीं कुछ पल के लिए पत्थर बनी खड़ी रह गई। मेरे हाथ में वो कागज़ था जो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ बढ़ी। जेल का लंबा गलियारा मुझे बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम जैसे भारी हो गया था। मेरे कानों में सरला के शब्द गूंज रहे थे। इंसानियत का कत्ल, दरिंदा, मजबूरी, मेरी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो रहा था। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मैं कैसे जेल के गेट से बाहर निकली और कैसे अपनी गाड़ी तक पहुंची। बाहर तेज धूप थी, लेकिन मुझे अजीब सी ठंड लग रही थी। मैं गाड़ी में बैठी और तुरंत दरवाजे लॉक कर लिए। वो कागज़ अभी भी मेरी मुट्ठी में दबा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। कागज़ पीला पड़ चुका था। स्याही कुछ जगह फैली हुई थी, जैसे लिखते समय आंसू टपक पड़े हों। मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की, बस वहीं बैठी रही। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ टूट रहा था। वो पुराना कागज़ अब सिर्फ कागज़ नहीं था, वो जैसे आग का टुकड़ा था, जिसकी तपिश मेरी आत्मा को जला रही थी। कांपती आंखों से मैंने उस पर लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए और जैसे-जैसे मैं पढ़ती गई, सरला की आवाज़ मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगी। उसने लिखा था, अंशिका, तुम अपने पति को शरीफ मानती हो क्योंकि उसने तुम्हें उस समय मौत के मुंह से खींच लिया था जब तुम्हारी दोनों किडनियां जवाब दे चुकी थीं और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
तुम्हें याद होगा 5 साल पहले की वो काली रात, जब तुम अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। मोहित के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जो अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचा सके। तुम्हारी हालत बिगड़ती जा रही थी और समय हाथ से फिसल रहा था। उस रात तुम्हारा पति टूटा हुआ सा अस्पताल से बाहर निकला था। वो तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और बदकिस्मती से वो सच में उस हद तक चला भी गया जहां इंसान और जानवर में फ़र्क खत्म हो जाता है। वो शहर की सुनसान सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहा था। शायद कोई ऐसा गरीब मिल जाए जो पैसों के लिए अपनी किडनी बेच दे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था या शायद उस पर अंधेरा हावी हो चुका था। जब वो शहर के एक सुनसान फुटपाथ से गुजरा तो वहां एक मजदूर गहरी नींद में सो रहा था। वो मजदूर मेरा पति था। सारा दिन ईंट और सीमेंट ढोकर थका हुआ बिना छत के खुले आसमान के नीचे सो गया था। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई देखने वाला। तुम्हारे पति ने उस अकेले और बेबस आदमी को देखा और उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर ये गरीब मर भी जाए तो कौन पूछेगा, और इसका एक अंग तुम्हारी जान बचा सकता है। उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, मेरे पति को बेहोश किया और अपनी गाड़ी में डालकर एक ऐसे निजी और गैर कानूनी क्लिनिक में ले गया जहां पैसों के लिए सब कुछ होता है। वहां मेरे पति को मृत घोषित किया गया, लेकिन सच ये था कि उसे जानबूझकर मारा गया था ताकि उसकी किडनी निकाल कर तुम्हारे शरीर में लगाई जा सके। ये पढ़ते पढ़ते मेरा गला सूख गया, सांस जैसे सीने में अटक गई। क्या सच में मेरी जिंदगी एक निर्दोष इंसान की जान लेकर बचाई गई थी? क्या मेरे शरीर में धड़कती ये जिंदगी किसी की मौत की कीमत पर मिली थी? क्या ये मुमकिन है कि मेरे साथ रहने वाला मेरा अपना पति एक हत्यारा हो? चिट्ठी में आगे लिखा था, जब मेरे पति की लाश लावारिश हालत में मिली और पुलिस ने जांच शुरू की तो तुम्हारा पति लगभग पकड़ा ही गया था, क्योंकि उस रात उसकी गाड़ी एक जगह लगे कैमरे में कैद हो गई थी। लेकिन वो बहुत चालाक निकला। वो सीधे मेरे पास आया। उस वक्त मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भूख से जूझ रही थी। घर में खाने तक को नहीं था। मैं टूट चुकी थी, असहाय थी, और उसी कमजोरी का उसने फायदा उठाया। उसने मेरे सामने नोटों की गड्डियां रख दी और कहा, तुम्हारा पति तो अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी सुधर सकती है। उसने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं पुलिस के सामने ये कबूल कर लूं कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है। मुझे एक झूठे केस में अपराधी बनाकर पेश किया गया ताकि असली कातिल बच सके। मैं एक माँ थी, और ये माँ अपने बच्चों के लिए आग में भी कूद जाती है। मैंने सोचा, मेरा पति तो चला गया, अगर मैं भी सच बोलकर सजा पा गई तो मेरे बच्चे बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इसलिए मैंने मोहित का गुनाह अपने सिर ले लिया। बदले में उसने उम्र भर खर्चा देने को कहा। हर महीने जो पैसे तुम्हें चुभते हैं वो ना कोई एहसान है और ना कोई कर्ज। वो मेरे बच्चों के पिता के खून की कीमत है। वो मेरी आज़ादी की कीमत है जो मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए तबाह कर दी। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम एक हत्यारे के साथ रह पाओगी? क्या तुम उस शरीर के साथ जी सकोगी जिसमें उस आदमी का हिस्सा धड़क रहा हो जिसे तुम्हारे पति ने बेरहमी से मार डाला था? चिट्ठी यहीं खत्म हो गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी का एक नया और डरावना अध्याय शुरू हो चुका था। मेरे हाथ से वो कागज छूटकर गाड़ी की सीट पर गिर गया। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे खुद से घिन आने लगी। अपना शरीर अछूत सा लगने लगा, जैसे मैं चलती फिरती कब्र हूँ जिसमें किसी मारे गए इंसान का हिस्सा दफन है। मैंने अनजाने में अपने पेट पर हाथ रखा जहां ऑपरेशन का निशान था। मुझे लगा जैसे वो निशान चीख चीख कर कह रहा हो कि मैं किसी की मौत की निशानी हूँ, मैं अन्याय की गवाही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, ये शर्म, डर और टूटन के आंसू थे। मुझे मोहित का वो चेहरा याद आ रहा था जो मेरा ख्याल रखता था, जो मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरता था। अब उसी हाथ पर मुझे उस मासूम मजदूर का खून दिखाई दे रहा था। जो प्यार मैं उसके लिए महसूस करती थी, वो अब नफरत में बदलता जा रहा था। शायद नफरत भी छोटा शब्द है। मुझे उससे डर लगने लगा था, घृणा होने लगी थी।
मैंने काँपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अब मैं वो अंशिका नहीं थी जो सुबह इस घर से निकली थी। मैं बदल चुकी थी। मेरी आँखों की मासूमियत मर चुकी थी। अब मेरे भीतर सिर्फ़ एक सवाल ज़िंदा था, क्या मैं सच के साथ खड़ी हो पाऊँगी? या फिर उसी झूठ के साथ जीती रहूँगी, जिसने मेरी जान बचाई थी? अब मैं टूटी हुई उम्मीद और बिखरी हुई आत्मा थी। रास्ते भर सरला जी की सूनी आँखें और उनके शब्द मेरा पीछा करते रहे। मैं सोचती रही, मोहित ने मेरे लिए इतना बड़ा पाप किया। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए उसने एक हँसते-खेलते घर को उजाड़ दिया। लेकिन क्या प्यार का मतलब यह होता है कि हम किसी और की जान ले लें? क्या अपनी खुशी के लिए किसी के बच्चों को अनाथ कर देना सही हो सकता है? मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा था। लग रहा था अगर मैं उस किडनी के बिना ही मर जाती तो शायद बेहतर होता। लेकिन अब मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जो किसी और की मौत पर टिक चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो शाम गहरी चुकी थी। घर की लाइटें जल रही थीं। वही घर जो मुझे कभी स्वर्ग जैसा लगता था, अब मुझे नरक सा लग रहा था। मैं डगमगाते कदमों से अंदर गई। मोहित हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराया और उठकर मेरी तरफ बढ़ा। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन आज मैं उसकी आंखों के पीछे छिपा सच देख पा रही थी। जैसे किसी इंसान के चेहरे के पीछे कोई दरिंदा छिपा हो। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। वो चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ अंशिका? तुम ठीक हो? कहाँ गई थी? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। पहली बार मुझे उसकी नज़रों में डर की हल्की झलक दिखी। शायद मेरे चेहरे ने सब बता दिया था। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आज मैं अपनी ज़िंदगी की असली कीमत जानने गई थी। मैं उस औरत से मिलने गई थी, जिससे तुमने मेरी सांसें खरीदी थीं। ये सुनते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून खींच लिया गया हो। वो पीछे हटते हुए सोफे पर बैठ गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, तुम जेल गई थी? मैंने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ वो कागज़ उसके सामने फेंक दिया और चीख कर कहा, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया मोहित? तुमने क्यों एक गरीब आदमी को मारकर मुझे जिंदा रखा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं छीनी हुई जिंदगी के साथ खुश रह पाऊंगी? तुमने सिर्फ उस मजदूर को नहीं मारा, तुमने मुझे भी मार दिया। तुमने हमारे प्यार को खत्म कर दिया। मोहित रोते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा, अंशिका, मैं मजबूर था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। मैं पागल हो गया था तुम्हारे लिए। लेकिन उसकी ये सफाई मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि सच्चा प्यार किसी की जान लेकर नहीं जीता, वो तो जीवन देता है, छीनता नहीं। मैंने अपने पांव छुड़ाए और कहा कि किसी की जान लेकर खड़ी की गई इमारत कभी सुख से नहीं बसती। तुमने सोचा था कि पैसे से हर सच को दबा दोगे, हर मुंह बंद कर दोगे, लेकिन तुम ये भूल गए कि बेगुनाह का खून कभी बेकार नहीं जाता। सच मिट्टी में दबा रह सकता है पर खत्म नहीं होता, एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज तुम्हारे पुराने पापों का हिसाब देने का समय आ गया है, और ये हिसाब पैसों से नहीं, न्याय से होगा। मैं अब उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, और ना ही तुम्हारे अपराध की भागीदार बन सकती हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन उठाया और पुलिस का नंबर मिलाने लगी। मोहित मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरी आंखों में देखकर ठिठक गया। शायद उसे समझ आ गया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और कर्मों का फल सामने खड़ा है। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगीं। वही आवाज़ें जिनसे मोहित हमेशा डरता था, आज उसके अपने दरवाजे पर आ खड़ी हुई थीं। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तो मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखा। मन ही मन उस अनजान मजदूर से माफ़ी मांगी, जिसका अंश मेरी कोख में पल रहा था। मैंने सोचा, शायद किस्मत ने मुझे इसलिए जिंदा रखा कि मैं उसके खून का न्याय कर सकूं और सरला और उनके बच्चों को उनका हक दिला सकूं। मोहित को ले जाया गया और मैं उस खाली घर में अकेली रह गई। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं जानती थी कि आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी। शायद मेरी बीमारी मुझे ज़्यादा समय ना दे, शायद मेरा शरीर भी जवाब दे दे, लेकिन अब अगर मौत भी आएगी तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने झूठ और लालच का साथ देने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने मुझे और दुनिया को ये सिखाया कि अपनी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी से खेलना सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान बुराई का बीज बोता है, उसे एक दिन कांटे ही काटने पड़ते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि रोटी हो या रिश्ता, अगर वो ईमानदारी का नहीं है तो उसमें कभी सुकून नहीं मिलता। सच की जीत जरूर हुई, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। फिर भी अपने ज़मीर को बेच देने से बेहतर है कि इंसान खाली हाथ रहे, क्योंकि खाली हाथ इंसान कम से कम शांति से आंखें तो बंद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, घटना या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता को केवल संयोग समझा जाए। धन्यवाद।